उत्कृष्ट अकेडमी से एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कि आध्यात्मिक लक्ष्य या पुरुषार्थ के महत्व पर जोर देता है। थोड़ा जूम कर लें क्या। अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि आध्यात्मिक लक्ष्य और पुरुषार्थ के महत्व को जोर देता है। ये हो जाएगा हमारा गुर्जरा अभिलेख। कौन सा है? गुर्जरा अभिलेख है। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? दतिया में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस जो अभिलेख है यह आध्यात्मिक लक्ष्य और पुरुषार्थ के महत्व पर जोर देता है। रूपनाथ अभिलेख जो है वह हमारे मध्य प्रदेश के कटनी में है। कहाँ पर है रूपनाथ अभिलेख? कटनी में स्थित है। अशोक का शिलालेख या अभिलेख जो कि आध्यात्मिक लक्ष्य और पुरुषार्थ पर महत्व देता है वो हो जाएगा हमारा गुर्जर अभिलेख। गुजर जाओगे, आध्यात्म में चले जाओ, बच जाओगे। तो आध्यात्म लक्ष्य और पुरुषार्थ पर महत्व देता है गुर्जर अभिलेख। कहाँ पर है? दतिया में है। निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। किस पुरातत्वविद ने मध्य प्रदेश में हथनौरा में नर्मदा मानव के जीवाश्म की खोज की है? तो ऐसे कौन से हमारे पुरातत्वविद हो जाएंगे जिनके द्वारा हथनौरा में नर्मदा मानव के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर अरुण सोनाकिया। सीहोर में जिले के हथनौरा गांव में नर्मदा मानव का जीवाश्म अरुण सोनाकिया के द्वारा 1982 में खोजे गए थे। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसे होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो होमो इरेक्टस है ये कितने 1.8 मिलियन से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व का निवासी रहा होगा, जिसकी ये खोपड़ी या जो मानव जीवाश्म मिला है ना, कहाँ पे मिला है? हथनौरा मिला है। सीहोर में है हथनौरा। कहाँ है? सीहोर में। किसने खोज की है? अरुण सोनाकिया के द्वारा की गई है 1982 में। मध्य प्रदेश में शीशे के सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? या शीशे के सिक्के शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे गौतमीपुत्र शतकर्णी। सातवाहन वंश से हैं। सबसे महान शासक और प्रमुख शासक माने जाते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। इन्होंने शीशे के सिक्के मध्य प्रदेश में चलाए हैं, प्रारंभ किया है। और ऐसा माना जाता है कि जो माहिष्मती और अवंती है ना, माहिष्मती और अवंती पर जो सातवाहन वंश का या फिर जो हमारे गौतमीपुत्र शतकर्णी है उनका शासन रहा है। माहिष्मती अवंती में शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? या फिर मध्य प्रदेश में शीशे के सिक्के चलाए हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी ने, जो कि सातवाहन वंश का महान शासक था। निम्नलिखित में से कौन प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं? तो भैया प्रबंध कर दो हमारी चिंता का। प्रबंध चिंतामणि तो ये हो जाएंगे मुरुतुंगाचार। हमारी चिंताओं का प्रबंध कर दो जिससे पहले हम मर जाएं, हम मुक्ति हो जाएं। तो क्या है? प्रबंध चिंतामणि है। मुरुतुंगाचार के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया है, क्योंकि जब तक मुक्त हो जाएंगे वरना चिंताएं लगी रहेंगी। तो ये याद करने की ट्रिक है। तो ये जो है ना हमारे मुरुतुंगाचार, यह जो मुंज परमार के सिंहासन के उत्तराधिकार के बारे में जानकारी देता है। जो प्रबंध चिंतामणि है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो जो हमारे परमार राजा हैं मुंज, बागपति मुंज, उनके बारे में सिंहासन पर कैसे उत्तराधिकारी बने हैं उनकी जानकारी मिलती है। अब आते हैं इसमें कुछ लेखक, जैसे हमारे पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है नवशशांक चरित्र। तो पद्म, हम अपना जो पद मतलब पैर है ना, अब कुछ नया साहस करने के लिए उठाते हैं ना, पद्मगुप्त नवशशांक चरित्र लिखा गया है। फिर आते हैं हमारे धनंजय के द्वारा 10 रूपकम लिखा गया है। तो हमारे पास यदि धन होगा तो हम 1 क्या 10 रूप बदल सकते हैं। 10 रूपकम जो पुस्तक है वह लिखी गई है धनंजय के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हमारे धनपाल। धन के पाल, हम जब कोई तिलक करता है हमें धन देना पड़ता है ना, धनपाल। तो इनके द्वारा लिखी गई है तिलक मंजरी। तो देखो 4 पुस्तक हो गई। प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है मुरुतुंगाचार के द्वारा, जो कि हमारे जो मुंज शासक हैं परमार वंश के, उनके उत्तराधिकारी सिंहासन पर बैठने की पूरी स्टोरी को बताते हैं। पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है नवशशांक चरित्र। धनंजय के द्वारा लिखा गया है 10 रूपकम। और धनपाल के द्वारा लिखा गया है तिलक मंजरी। मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो हमारा मांडू है कहाँ पर है? धार में स्थित है। यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महमूद खिलजी के द्वारा। माँ से मांडू किसके द्वारा करवाया गया है? महमूद खिलजी ने करवाया है। जब इसकी लड़ाई राणा कुंभा से हुई, किससे हुई थी? राणा कुंभा से हुई थी।
तब इसने विजय स्तंभ बनवाया था मांडू में। और इसके द्वारा असरफी महल ही बनवाया गया है। महमूद के द्वारा क्या बनवाया गया है? असरफी महल का निर्माण करवाया गया है। मालवा पर महमूद खिलजी हैं। यह पहले शासनकाल इनका 1436 से 1470 के समथिंग इनका रहा है। इन्होंने मेवाड़ शासक जो राणा कुंभा है ना, जिनकी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ बनाया था, इनके मध्य युद्ध हुआ था कब? 1443 में, 1443 में इनके बीच में युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। यह निर्णायक रहे था। दोनों पक्ष मान रहे थे कि वो विजय हुए हैं। तो राणा कुंभा ने जयपुर में बनवाया है, उदयपुर वगैरह में, और जो हमारे महमूद खिलजी हैं इन्होंने मांडू धार में बनवाया है। और ये जो विजय स्तंभ है कितनी मंजिला है? 7 मंजिला इमारत है। क्या है? 7 मंजिला इमारत है। तो मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार में है। यहाँ पर है एक है विजय स्तंभ। किसने बनवाया है? महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया। मतलब मुबारकाएँ दी जा रही थी, तो इन्होंने विजय स्तंभ बनवा लिया। तो महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया है मांडू में विजय स्तंभ। क्यों बनवाया था? क्योंकि इन्होंने राणा कुंभा पर 1443 में आक्रमण किया था। युद्ध निर्णायक नहीं था, इसलिए इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। इनके द्वारा असरफी महल ही बनवाया गया है मांडू में। और इन्होंने शासन, जो मालवा पे शासन है, वह लगभग 1436 के बीच में स्थापित किया था। असरफी महल, दाई का महल, जहाज महल, ये बहुत सारे महल हो जाएंगे। रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, ये सब कहाँ पर है? मांडू में है। त्रिपुरी के कलचुरी शासकों का संस्थापक किसे माना जाता है? जो हमारे त्रिपुरी जबलपुर है, यहाँ पर कलचुरी शासकों के द्वारा शासन किया गया है। तो इनके संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे कोक्कल प्रथम। कौन हो जाएंगे? कोक्कल प्रथम। त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं हमारे कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम को त्रिपुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, इन्होंने 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के दौरान इस क्षेत्र में शासन किया है। अपनी राजधानी क्या बनाई थी? जो वर्तमान में जबलपुर है, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था इनके द्वारा। इन्होंने वैवाहिक संबंध किए हैं बहुत सारे, जैसे कि इनका विवाह, जो हमारे कोक्कल है, इनका विवाह किससे हुआ था? जो वो है ना, चंदेल रानी थी ना, चंदेल रानी नट्टा के साथ हुआ था। कोक्कल, देखो इनका नाम भी क्या हो जाएगा? कोक्कल हो जाएगा। इनका विवाह किससे हो जाएगा? नट्टा से हो जाएगा। जो कौन है? चंदेल राजकुमारी। कौन है? चंदेल राजकुमारी हैं। इनकी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के बीच में हुआ था। जो राष्ट्रकूट नरेश था, कृष्ण द्वितीय, इन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी थी, जिससे क्या होगा? पूरा राज्य सुरक्षित रहेगा। इन्होंने प्रतिहार राजा जो भोज हैं प्रथम, उनके सामंत कलचुरी, शंकरगढ़, गोहिल, हर्षराज और चहपान गुवक द्वितीय को पराजित किया था। तो इनके द्वारा बहुत सारे शासकों को पराजित किया गया है, जैसे प्रतिहार नरेश भोज को। इनके कुछ सामंत थे, जैसे कलचुरी के शंकरगढ़, गोहिल, हर्षराज और चहवान गुवक द्वितीय को इन्होंने पराजित किया है। कौन है? हमारे कोक्कल है। इनकी शादी किससे हुई है? तो चंदेल राजकुमारी नट्टा से हुई है। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी किससे करवाई है? जो कृष्ण प्रथम नरेश कृष्ण द्वितीय था, उनके साथ करवाई है, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संपादित था। इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी में बनाई है। कब से कब तक शासन किया है? तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने, जो वर्तमान जबलपुर है, यहाँ पर त्रिपुरी को अपनी राजधानी बना के वहाँ पर शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट आते हैं, भोपाल में प्रसिद्ध स्मारक रानी महल और चमन महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो जो भोपाल में स्थित है रानी महल और चमन महल, ये दोनों बनवाए गए हैं दोस्त मोहम्मद खान के। तो भैया रानी के चमन जैसे दोस्त होते हैं क्या? नहीं होते। तो रानी अच्छे दोस्त रखती है, तो रानी के चमन जैसे दोस्त होंगे क्या? नहीं होंगे। तो रानी महल और चमन महल बनवाए हैं दोस्त मोहम्मद खान ने। कहाँ पर बने हैं? भोपाल में बनाए गए हैं। 1715 में जो अफगान कमांडर था, जो कि वर्तमान संस्थापक माना जाता है हमारा दोस्त मोहम्मद खान, जो भोपाल वर्तमान में बसा हुआ है। ये तो बात अलग है कि झील या फिर भोपाल है वो राजा भोज ने बसाया था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है ये दिया गया था दोस्त मोहम्मद खान को। ये कौन था? अफगान कमांडर था और मुग़ल सेना का था ये। इन्होंने रानी महल और चमन महल का निर्माण करवाया है। रानी महल में दोस्त मोहम्मद खां की रानियों के निवास के रूप में जाना जाता है रानी महल को। तो रानी महल, चमन महल दोस्त मोहम्मद खान ने बसाए हैं, जो कि वर्तमान में हमारे भोपाल के संस्थापक माने जाते हैं। और ये कौन थे? अफगान कमांडर थे। बघेल वंश के राजा रामचंद्र को
राजेंद्र शिरोमणि की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो हमारे बघेल शासक हैं रामचंद्र, जिनकी यहाँ पर कौन था? हमारे बीरबल था, है ना, वो ही रामचंद्र, उनको दी गई है राजेंद्र शिरोमणि की उपाधि। किसके द्वारा दी गई होगी? तो इन्होंने दिया है हमारा को अपना तानसेन दे दिया, तो वो क्या इनको उपाधि नहीं दे सकते? तो ये दी गई है अकबर। अकबर के द्वारा इनको राजेंद्र शिरोमणि की उपाधि दी गई है अकबर के द्वारा रामचंद्र को। यह बघेल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गहोरा थी। जो बघेल साम्राज्य है, बघेल वंश है, इनकी राजधानी क्या थी? गहोरा थी। गहोरा से पूरा बांधवगढ़ तक इनके द्वारा ही स्थापित किया गया था। पहले क्या थी? गहोरा थी। इन्होंने कहा भैया अकबर आक्रमण कर रहा है, एक काम करो, हमें तो थोड़ा डर सा हो रहा है, हम पूरा बांध बना लेते हैं और बांधवगढ़ चले जाते हैं। बांधवगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तानसेन को इनके दरबार में रखा गया था। इन्होंने किसको दे दिया था? अकबर को दे दिया था, अकबर। और अकबर ने क्या किया? इनको राजेंद्र शिरोमणि की उपाधि दी थी। कहाँ के शासक हैं? बघेल वंश हैं। बघेलों की पहली राजधानी गहोरा, बाद में चली गई कहाँ पर? बांधवगढ़। कौन लेके गया? रामचंद्र जी लेकर गए। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारियों का समर्थन किया गया था? तो जो हमारे हो जाएंगे तुकोजी राव होलकर द्वितीय, इनके द्वारा 1857 की क्रांति में समर्थन किया गया था। किसमें किया गया था? 1857 की क्रांति में समर्थन किया गया था। तुकोजी राव होलकर द्वितीय का 1844 से लेकर 1886 तक शासनकाल रहा है। तो जो हमारे 1857 की क्रांति हो जाएगी वो भी किन के टाइम पर रही है? तो तुकोजीराव होलकर के टाइम पर रही है। इंदौर के निवासी थे जो हमारे कर्नल एंड्रयूज नहीं डूरंड कुछ होंगे, डूरंड थे, इनकी इन्होंने सहायता की थी। मल्हारराव होलकर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। देखो हमारे 1857 की क्रांति में किसके द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी? तो सिंधिया ने तो की थी, लेकिन जो हमारे तुकोजीराव होलकर हैं, इंदौर में जिनका शासन था 1844 से लेकर 1886 तक ये शासनकाल रहा है तुकोजीराव द्वितीय का, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति में जो वहाँ का कर्नल वगैरह था, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ड्यूरंड हो जाएगा, उसकी सहायता की थी। भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई है? तो जो भरहुत स्तूप है इसकी खोज की है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। भरहुत, अरे भैया बहुत किंगडम्स हैं, कितने सारे पढ़ोगे तुम, तो कनिंघम। भरहुत स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई है, कनिंघम के द्वारा की गई है। और ये भी कब? 1873 में, 1873 में, 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की गई है। भरहुत स्तूप है कहाँ? तो ये सतना में हो जाएगा। यह पुरातात्विक महत्व का है। कुछ वस्तुएं कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में तथा कुछ प्रयागराज के संग्रहालय में रखी गई हैं। तो भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी 1873 में। कहाँ पर स्थित है? सतना में स्थित है। इसके जो कुछ अवशेष हैं उनको कलकत्ता जो संग्रहालय वहाँ पर रख दिया गया है और कुछ को प्रयाग संग्रहालय में रख दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्था पे थी, पहला सही हो जाएगा। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत स्थिति पे था, तो ये भी सही हो जाएगा। मातृ देवी की पूजा करते थे, ये भी सही हो जाएगा। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो भैया लोहा तो प्रचलित था ही नहीं, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ किया गया है। इनके नगरों की नालियाँ अच्छी थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत था, और ये मातृ देवी की प्रतिमा या उनकी पूजा करते थे। और हमें पशुपतिनाथ की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। किस शासक ने शासनकाल में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं? तो 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, एक नहीं तो चारों दिशाओं में फैलना होगा और इनके पूरे राज्य का होगा प्रसार। तो ये हो जाएंगे प्रवरसेन प्रथम। क्या हो जाएंगे? प्रवरसेन प्रथम, मतलब हमेशा लड़ने के लिए प्रबल रहता है, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया गया है। प्रवरसेन को 7 प्रकार के यज्ञ अग्निष्टोम, अप्यतोम, वाजपेयी, ज्योतिष्टोम, बृहस्पति, शरण्याश्क, अश्वमेध कराने का श्रेय दिया जाता है। जो हमारे प्रवरसेन थे इन्होंने 7 प्रकार के यज्ञ कराए हैं। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के विंध्य शक्ति के पुत्र थे। तो भैया किनके हैं ये? विंध्य शक्ति के पुत्र हैं, जो कि किससे संबंधित है? वाकाटक वंश का है। इनने प्रारंभ में भार शिव नागों का सामंत भी थे। पहले किनके थे ये? भार शिव नाग हैं, उनके ये सामंत थे। विंध्य शक्ति, फिर ये स्वतंत्र हो गए, और विंध्य शक्ति की तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है। भैया विंध्य शक्ति ये थोड़ी बहुत विंध्यांचल है, विंध्यांचल की शक्ति के बराबर थी, मतलब इंद्र और विष्णु भगवान की जैसी शक्ति विंध्य शक्ति।
कहाँ से आते हैं ये? तो ये आते हैं हमारे जो प्रवण सेन है वाकाटक वंश के। कहाँ से आते हैं? वाकाटक वंश से आते हैं प्रवण सेन। इन्होंने 7 प्रकार के अलग अलग यज्ञ कराए थे और 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी किस नदी पर हो जाएगा? तो हमारा जो बहुटी जलप्रपात है वह है सेलर नदी पर। किस पर है? सेलर नदी पर। वाह भैया, अच्छे से हुटी हुटी घुटी हमारी भांग घुटी, तो हम उसको सेल करने जाएंगे। तो बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर स्थित है। बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर है। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, जो बीहड़ नदी ऑप्शन में दिया है। चचई जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर। महाना जलप्रपात, ये महाना नदी है, इस पर है केवटी। क्या है? केवटी। हाँ, केवटी है। कौन बांटेगा इतना महान सा साम्राज्य? तो महान नदी पर है केवटी जलप्रपात। और टोंस नदी पर नहीं पता कौन सा हो जाएगा, शायद पूर्वा है। तो पूरा टोंस, जोश टोंस, टोन मारती, पूरा टोन मारती है, टोंट मारती है, पूरा टोंट मारती है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी हो जाएगा। कहाँ पे है? सेलर नदी पर हो जाएगा। बीहड़ नदी पर हो जाएगा चचई जलप्रपात। महाना नदी पर हो जाएगा हमारा केवटी जलप्रपात। और टोंस नदी पर हो जाएगा पूर्वा जलप्रपात। निम्नलिखित में से समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो समुद्रगुप्त है उसकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है हरिसेन के द्वारा। और जो प्रयाग प्रशस्ति है वह इलाहाबाद अभिलेख से संबंधित है। कौन? हरिसेन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और यह एक अशोक स्तंभ है, जिस पर इन्होंने जो लिख दिया ना प्रयाग प्रशस्ति, पूरा प्रयाग का लिख दिया प्रशस्ति, वो मूल रूप से अशोक का स्तंभ था। उसके अलग अलग 4 अभिलेख हैं, लेकिन फिर इस पर हरिसेन के द्वारा क्या लिखी गई? प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, जो कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए और सत्य युग्म का वर्णन करना है। ये हमारी कुछ लड़ाई जीत गई हैं जो कि किसके बीच में हुई हैं, ये बताना है। इनमें से कौन सा युग्म सत्य हो जाएगा, इसका चयन करना है। तो पहला आता है हमारा घाघरा का युद्ध। कब हुआ है? 1929 में हुआ है। घाघरा का युद्ध कब हुआ है? 1929 में हुआ है। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट आता है चौसा का युद्ध। ये हुमायूं और जो शेरशाह सूरी है ना उसके बीच में लड़ा गया था 1539 में, ये भी सही हो जाएगा। पलासी का युद्ध, ये लड़ा गया है हमारे 1557 को लड़ा गया था, 1557 को। और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया हो तो तीसरा गलत हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया है, तो ये सही हो जाएगा 1757 को। देखो हमारे घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1529 को, बाबर और अफगानों के बीच में। चौसा का युद्ध लड़ा गया है 1539 को, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। पलासी का युद्ध है 1757 को लड़ा गया है अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया है और किसके बीच में? अंग्रेज मीर कासिम, इसमें तिगुड़ी वगैरह थी, उनके बीच में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस के साथ कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो कृष्णदेव राय किन के मित्र थे? तो ये हो जाएंगे पुर्तगालियों के। तो पुर्तगालियों के हमारे कृष्ण जी को बड़ी गालियाँ पड़ी हैं यशोदा मैया की। तो कृष्णदेव राय का संबंध भी किससे रहा है? पुर्तगालियों से रहा है। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ बहुत सारी संधियाँ की हैं। पुर्तगालियों के प्रति उनके उदार दृष्टिकोण को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, पुर्तगालियों के जो बीजापुर में प्रदेश को विजित किया था, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करना चाह रहे थे। बीजापुर विजयनगर का पुराना शत्रु था। तो बीजापुर क्या था? विजयनगर साम्राज्य का पुराना शत्रु था। तो बीजापुर के प्रति समान शत्रुता के कारण पुर्तगाली और विजयनगर एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो देखो पहला तो जो कृष्णदेव राय हैं ये कहाँ से आते हैं? हमारे विजयनगर साम्राज्य से आते हैं। और जब पुर्तगालियों ने बीजापुर को जीतने की कोशिश की तो बीजापुर किनका दुश्मन है? विजयनगर साम्राज्य का, कृष्णदेव राय का। तो कृष्णदेव राय ने किनको? पुर्तगालियों को सहायता दी है कि चलो भैया मारो बीजापुर को। तो पहला हम समझ सकते हैं कि इनकी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दूसरा हम बता सकते हैं कि जो पुर्तगाली हैं इनके द्वारा भारत में सामूहिक प्रदेश से अरब व्यापार को निष्कासित कर देने के कारण घोड़ों की आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या थी। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के साथ संधि
की शर्तों के साथ केवल विजयनगर साम्राज्य को ही आयातित घोड़े बेचने का वचन दिया था। तो देखो, जो पुर्तगाल के घोड़े थे ना, उनकी भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, है ना। तो वहाँ से जब व्यापार इनका निष्कासित हो गया अरब वगैरह से, पुर्तगालियों का, तो उनके जो घोड़े थे उनके पास स्टॉक कम हो गया। तो लेकिन इन्होंने कृष्णदेवराय जो विजयनगर साम्राज्य था उनके साथ संधि की थी कि यदि वो घोड़े लाएंगे तो आपको ही बेचेंगे। ओके, तो इन दो संधियों से समझ सकते हैं कि पुर्तगाली और कृष्णदेवराय के अच्छे संबंध थे। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की है? जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं, इनके द्वारा छत्रपति की उपाधि धारण की गई है 1674 में। कब की गई है? 1674 में की गई है। यदि एक साल और रुक जाते, 1675 में करते, तो हम लोगों को याद करने में आसान होता, लेकिन नहीं रुके। 1674 में ही इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति का अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म उद्धारक। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था। सबसे राय करके इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और जो पूरी प्रक्रिया है उसको काशी के एक पंडित गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न की गई थी, क्योंकि हमारे जब शिवाजी का अभिषेक कराया गया था तो उनको गंगा के जल से नहलाया गया था। कहाँ से आया था? तो काशी के पंडित जी गंगा भट्ट के द्वारा लाए गए थे। रायगढ़ के किले में इनका अभिषेक हुआ था 1674 में। 74। महात्मा गांधी द्वारा केसरी हिंद की उपाधि कब वापस की गई थी? जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन मतलब 1920 में केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी इन्होंने। जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनको दी कब गई थी जो केसरी हिंद की उपाधि? तो जो बोअर युद्ध था दक्षिण अफ्रीका में 1899 से 1902 के बीच में, इसमें इन्होंने बहुत काम किया था और अंग्रेज़ों द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, केसरी हिंद की उपाधि। अंग्रेज़ों ने खुश होकर दी थी इनको। इन्होंने ये त्याग दी थी असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो हमें इसमें से कौन सा असत्य है ये बताना है ना। तो इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था, तो ये सही हो जाएगा कि जो 1919 का था उसमें केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। दूसरा आता है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी क्या? तो 1919 के अधिनियम से नहीं की गई थी, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए थे, 1919 में नहीं बनाए गए थे, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा कि केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। कब किए गए हैं? केंद्र में द्वैत शासन कब लगाया गया है? 1935 में लगाया गया है। और उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए थे और ब्रिटिश भारत में अब कुल 11 प्रांत हो गए थे। भारत सरकार द्वारा 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। लोगों को मतदान और चुनाव के महत्व के बारे में इसमें पता चला था। 1919 के भारत सरकार GOI अधिनियम ने पहली बार भारत में धीरे धीरे से जिम्मेदार सरकार शुरू करने का प्रशासन की इच्छा का संदेश दिया था। प्रांतीय स्वशासन की अवधारणा भी 1919 में पेश की गई थी। लोगों को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई थी और सरकार का प्रशासनिक दबाव भी काफ़ी कम हो गया था। दबाव जो था ना वो भी बहुत कम हो गया था। तो ये 1919 के अधिनियम में ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा भारत सिविल सेवा ICS में चर्चित होने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो ICS में चर्चित होने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने द्वारा 1863 में 1863 में इस परीक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक मशहूर लेखक, कवि और साहित्यकार और समाज सुधारक भी रहे हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा 1864 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के सेवा प्रबंध प्रारंभ कर दिया था देना, और ये IAS अधिकारी के तौर पर भी इनको जाना जाता है। भारत के पहले IAS अधिकारी हैं। वह विश्वविद्यालय जो विश्वविख्यात है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर आती हैं गारो खासी जयंतियाँ।
भारत के किस क्षेत्र में आती है? तो गारो खासी जयंतिया का संबंध है हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। कहाँ से है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हो जाएगा गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएंगे, जहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों को गारो और खासी कहा जाता है। जयंतिया मेघालय में स्थित है और यह यहाँ पर राज्य का जिला भी है और यहाँ की जनजाति जयंती कहलाती हैं। भारत का पहला या प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा हमारा चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है और चिल्का के बाद केवला जो देव है वह राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में और ये उड़ीसा दोनों पूरा पश्चिम वाले हो जाएंगे। कब स्टार्ट किया गया है? 1 अक्टूबर 1981 को इनको सूचीबद्ध किया गया था। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है चिल्का झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है, जो कि भारत के पूर्वी तट उड़ीसा के पुरी, गोरधा और जंगम जिले में दया नदी के तट पर है। तो चिल्का झील पे हमें दया करनी चाहिए, बेचारी कितनी सी तो बच्ची हैं। तो दया नदी के मुहाने पर है हमारी कौन सी? चिल्का झील, जो कि बंगाल की खाड़ी में बहती है, ये मिल जाती बह के। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो हमारी जो चेनाब नदी है उसको कहा जाता है चंद्रभागा। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा कहा जाता है चेनाब नदी को। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है और लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। चेनाब नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में आ जाती है भागा नदी। यह नदी लोहित घाटी से निकट है। तांदी में चांदा धारा इससे मिलने से पहले इसके प्रवाह में बर्फीली नदियां आकर इससे मिलती हैं। फिर आती है हमारी पीठ मृदा। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो पीठ मृदा है वह दलदली भूमि या फिर जो हमारे केरल वाली भूमि है वहाँ पे पाई जाएगी। तो पीठ मृदा क्या है? केरल में पाई जाती है। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वनस्पतियों की परत जम जाती है, जिसे पीठ कहा जाता है। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। चाय का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? जो हमारी चाय है सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है पहाड़ी ढाल पर। चाय के लिए अच्छी जल निकासी वाली ढाल युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। चाय का उत्पादन 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियां प्रायः पहाड़ी इलाके में होती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियां एक आदर्श परिस्थितियों को दर्शाती हैं चाय के लिए। निम्नलिखित में से मानसूनी वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन हमारे किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो ये पाए जाते हैं हमारे विंध्याचल पर्वत पर, छोटा नागपुर के पठार पर और सतपुड़ा के पर्वत पर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे मानसूनी वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर, छोटा नागपुर के पठार पर और सतपुड़ा पे पाए जाते हैं। ये वन ना तो अधिक घने होते हैं और ना ही अधिक ऊंचे होते हैं। इन वनों में जो हमारे मानसूनी वन है इनमें क्या होता है? साल, सागौन, नीम, चंदन, रोजवुड, एवोनी, आम, शीशम, बांस आदि पाए जाते हैं। तो जो हमारे ना ज़्यादा अधिक घने और ना ही ऊंचे वाले वृक्ष हो जाएंगे कौन से? साल, सागौन, नीम, चंदन, रोजवुड, एवोनी, आम, शीशम और बांस। ये वन शुष्क काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन हो जाएगा, ये बताइए। तो ओजोन परत 280 से 315 nm नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये सही हो जाएगा। जो ओजोन परत है जो हमारी 280 से 315 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली पराबैंगनी तरंग किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये सही हो जाएगा। फिर ओजोन परत की औसत ऊंचाई 800 डप्सन यूनिट है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। 800 डप्सन नहीं है बल्कि 300 डप्सन है। कितनी है? 300 डप्सन है। 300 डप्सन यूनिट हो जाएगी। ओजोन परत 25 से 35 किलोमीटर
की ऊंचाई पर पाई जाती है। जो ओजोन परत है 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई कम हो जाती है और विषुवत पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। जो ओजोन परत है वह 280 से 315 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर कौन कौन सी हो जाएंगी? तो पहली आ जाएगी हमारी लेब्राडोर की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा और फोकलैंड की जलधारा। ये क्या हो जाएंगी? हमारी उत्तर से दक्षिण में हो जाएंगी। सबसे पहले आ जाती है लेब्राडोर, फिर आती है गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद ब्राज़ील, नेक्स्ट आती है फोकलैंड की जलधारा। महासागरीय जलधाराओं का उत्तर से दक्षिण में हमें व्यवस्थित करना है। तो जो हमारी लेब्राडोर की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ब्राज़ील और फोकलैंड सही हो जाएगा। जो लेब्राडोर की जलधारा है यह एक ठंडी जलधारा है जो कि बैफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। फिर आती है हमारी ब्राज़ील की जलधारा। यह गर्म जलधारा होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के विभाजन के फलस्वरूप होती है। वस्तुतः दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा की दक्षिण शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से जानी जाती है। फिर आती है फोकलैंड की जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है जो कि ब्राज़ील की जलधारा से मिलती है। अब आती है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम बताने हैं। मतलब पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर कम कम पे करना है ना। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? हमारे एशिया के बाद आ जाएगी अफ्रीका में। तो दूसरा आ जाएगा अफ्रीका, एशिया ऑप्शन में नहीं दिया। फिर आ जाएगी हमारा यूरोप, के बाद आ जाएगा हमारा उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। तो एशिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है लगभग 60%, अफ्रीका में 16 से 17% तक पाई जाती है, यूरोप में 9%, उत्तर अमेरिका में 7%, दक्षिण अमेरिका में 5%, ऑस्ट्रेलिया में 0.5% और अटलांटिक में पाई जाती है। अंटार्कटिका जो है वह 0.01%, बहुत कम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करके दिया जाता है? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र या अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन करता है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसे भारत के एक मुख्य न्यायाधीश, जब तक संसद कानून द्वारा इसको बढ़ा नहीं देती या निर्धारित नहीं कर देती तब तक यह 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं नियुक्त होंगे। लेकिन अब बहुत सारे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद अपने हस्ताक्षर या मोहर के बाद वारंट द्वारा जारी की जाती है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आदेश के आवश्यक समझे। तो 65 वर्ष की आयु तक इन्हें अपने पद पर रहने का अधिकार होता है। शर्तें क्या हैं? तो न्यायाधीश के अलावा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श किया जाता है। तो यदि हम किसी और जो सुप्रीम हाई कोर्ट वगैरह है उसके न्यायाधीशों के या मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय में कई अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं तो मुख्य न्यायाधीश की परामर्श की आवश्यकता होती है। एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में दिए गए तरीके से कार्यालय से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे तरीके से निर्धारित की जाएगी जो कि संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बाद तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। कम से कम 5 वर्ष तक की अवधि तक किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो तो उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार वकील रहा हो 10 वर्षों तक, या 5 वर्षों तक न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो, या फिर वकील रहा हो 10 साल तक किसी न्यायालय में।
राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। संविधान सभा के चौथा अधिवेशन था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसमें 24 तीलियां हैं, 3 रंगों से बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3:2 हो जाएगी। तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसके पहले 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति, प्रारूप समिति का गठन किया गया था अध्यक्ष अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य में आते हैं कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, अलादी कृष्णमाचारी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, माधव राय, टी कृष्णमाचारी इसके सदस्य थे। 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी, टी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो कौन चुने गए थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, टी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उनके कुछ धाराओं को लागू भी किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान की बैठक हुई, जिसमें संविधान के सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उनको मान्यता दी थी। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। अब आते हैं निम्नलिखित में से 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथन है, एक कारण है ना, इसको सही बताना है। तो पहला कथन क्या कहता है? अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग करने के बजाय राज्यों का एक संघ होगा। तो पहला वाला सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि इंडिया क्या है? दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन होगा। इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके बल्कि कनाडा के तरह यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा क्या कहता है कारण? तो हमारी जो अभिव्यक्ति है वह संघ अंकित करती है कि भारतीय संघों का राज्य समझौता का परिणाम नहीं, बल्कि राज्यों को संघ से अलग अलग करने का अधिकार भी नहीं होगा। ना ही हमारे यहाँ के जो राज्य वह संधि या किसी समझौते से आए हो, ना ही वह अलग हो सकते हैं। दोनों ही सही हो जाएंगे और जो हमारा कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। एक भारत में राज्यों की प्रवृत्ति नाशवर और विनाशी है, इसलिए भारत के संघ को विनाशी राज्य का अविनाशी संघ की संज्ञा दी जाती है। इसकी विशालता और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण ही भारत में संघीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भी यूनियन शब्द का ही अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं था? जो हमारा 14वां संविधान अनुच्छेद है वह मूल संविधान का भाग नहीं था। नहीं, पहला नहीं था। 51 14 तो था मौलिक अधिकार थी, मतलब 14 था मूल अधिकार संविधान में शामिल थे। फिर हमारे कौन से नहीं आते? 2 नहीं आएंगे। कौन सा? पहला और तीसरा। 51 ए के तहत हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। और अनुच्छेद 300 ए में, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो हमारा जो 51 ए है इसको जोड़ा गया था हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो हमारा 300 ए है इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। भारत के संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। तो पान बनाने की भी एक विधि होती है, तो जापान के द्वारा ली गई है हमारी क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। भारत में संविधान में अमेरिका की जनहित याचिका को भी लिया गया। जनहित याचिका कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। फिर आते हैं संसदीय सरकार। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय सरकार, कानून का शासन,
विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद हमने ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का पद दिया गया है? तो महान्यायवादी दिए गए हैं हमारे अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में दिया गया है, 76 में, 76 में। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, यह संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है अटॉर्नी जनरल। यह महान्यायवादी कौन है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 148 में अनुच्छेद भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। कैग का वर्णन किया गया 148 में किया गया है। संविधान द्वारा नियुक्त किया जाएगा इसको, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान उपबिंद है। 124 में क्या दिया गया? हमारा उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उनके बारे में संबंध के उल्लेख हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है या सही हो जाएगा? तो मंत्रिपरिषद के बारे में हमें सही बताना है। तो पहला आता है ये 59वां संविधान संशोधन 2009 के अनुसार मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की 15% होगी। तो ये पहला क्या कहता है? पहला सही हो जाएगा कि जो 51वां संविधान संशोधन था 2003 में आया था, इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, इस बारे में बात की गई थी। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। भारत में जो ग्राम सभा है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जो हमारे भारत में पाई जाती है ग्राम पंचायत, उनका उल्लेख किया गया है 243 के ए में। 243 के ए में दिया गया है हमारी क्या? ग्राम सभाएं। जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? गांव या उस संबंधित गांव की जितने मतदाता पंजी सूची में शामिल हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मानव अधिकारों का राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र महाधिकार द्वारा अपनाया गया था। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब अपनाया गया है? जो मानव अधिकार है इनको अपनाया गया 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज थी जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। 10 दिसंबर को UNDHR द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वर्षगांठ के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकारों के जनक कौन है? प्रोफेसर एनकिन नॉर्मन है। कौन? नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता, मानव अधिकारों को देने वाला नॉर्मन संबंधित है मानव अधिकारों के जनक। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा को प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए। जो हमारी सूचना अधिकार अधिनियम की 2005 की धारा है उसको बताना है। तो पहले आते हैं धारा और उनके प्रस्ताव मतलब प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। धारा 15 में क्या कहा गया है? कार्यकाल। तो कितनी अवधि तक रहोगे भैया? 15 घंटे तक रहना पड़ेगा। तो धारा 15 कार्यकाल के बारे में बताती है। 16 ये बताती है कार्यकाल, देखो गलत में है ये। तो पहले 15 बताती है हमारी संरचना, 5 से 15 से संरचना। पहले आके आओ हमारे घर तो अपन मिल के क्या करेंगे? पन्ना की संरचना बनाएंगे। तो पन्ना संतरा या संरचना हो जाएगी। फिर आती है 16 संस्कार करते हैं कार्य करने के लिए, तो ये हो जाएगी हमारी कार्यकाल, 16 से संबंधित हो जाएंगे। धारा 17 का संबंध किससे है? हटाने की प्रक्रिया है।
तरह से आयुष प्रस्ताव को उन्मूलन किया गया, तो यहाँ पे भी हटाने की प्रक्रिया दी गई है। 19 में दी गई है अपील करने की प्रक्रिया। 19 में क्या दी गई है, अपील कर सकते हो जाके 9 देवियों से करो या किसी से करो, न्यायालय में करो। तो 19 में दिया गया है हमारा अपील। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? जो नागरिकता है उससे संबंधित कानून बनाते हैं हमारे संसद। कौन बनाती है? संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे 3 प्रमुख तरीके हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला, जन्म से। यदि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में उनका जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में पैदा हुआ है, उसके माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना वह भी भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1987 या उसके बाद है जन्म हुआ है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 से पहले शुरू हुआ, मतलब जन्म हुआ है उसका, तो उस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कम एक यदि भारतीय होगा तब। वंश के आधार पर भी, जैसे 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पहले भारत में बाहर पैदा हुए व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक थे। तो 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होता है। तो पंजीयन द्वारा ऐसे व्यक्ति जन्म या वंश से नागरिक नहीं बनते, बल्कि कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें भी 2 वे नागरिक होंगे या वे लोग शामिल होंगे जो कि कई वर्षों तक भारत में रह रहे हों, वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये 3 प्रकार की हो गई, लेकिन 2 और प्रकार से होती, जैसे देशीकरण और भूमि अधिग्रहण के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो नामक जो वित्तीय तंत्र है वह किससे संबंधित है? न्यू अरेंजमेंट टू बोर करने के लिए हमें क्या चाहिए है? मुद्रा चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, किसका है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, मुद्रा कोष। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोष या फंड जुटाने की व्यवस्था है जो कि सदस्य देशों से उधार लेकर अतिरिक्त धन जुटाती है। NAB के तहत न्यू अरेंजमेंट टू बोरो के तहत सदस्य देश संस्था फंड के उधार देने के लिए तैयार रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। तो पहला सत्य हो जाएगा। यह सूचकांक नवाचार क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है IIP है, यह औद्योगिक वृद्धि की लघु अवधि का एक सूचकांक होता है। मतलब जो औद्योगिक है उनकी क्या करने में लघु वृद्धि करने के लिए लघु अवधि का एक सूचकांक होता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। IIP का आधार 2011 और 2012 होता है। यह सूचकांक 3 समूह विनिर्माण, खनन और विद्युत क्षेत्र के लिए दिया जाता है। यह मासिक आधार पर दिया जाता है ना। और यह मासिक उत्पादन सूचकांक मासिक आधार पर ही संकलित किए जाते हैं, लघु अवधि के लिए होते हैं। और 2011-12 के आधार पर वर्ष पर इसको गठित किया जाता है। विनिर्माण के लिए, खनन के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मुद्रा का लाभ नहीं है? तो डिजिटल मुद्रा है उसका कौन सा लाभ नहीं होगा? तो यह साइबर धोखाधड़ी से मुक्त होती है, तो भैया नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा जाती है। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, है ना। इससे वित्तीय समावेशन में सुधार होता है, सही है। भुगतान
प्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, सही है। यह कम लागत वाला लेन देन है, तो ये भी सही होगा। डिजिटल मुद्रा के लाभ कौन कौन से नहीं होते, लाभ कौन कौन से हैं, तो वित्तीय समावेशन में सुधार करता है, भुगतान प्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहन देता है, कम लागत पर लेन देन करता है, लेकिन यह साइबर धोखाधड़ी से मुक्त नहीं होता। डिजिटल मुद्रा यह ऐसा भुगतान होता है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही हम मुद्रा देते हैं, ना कि मूर्त रूप में देते हैं। इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसी तकनीकों की मदद से उपयोगकर्ताओं के बीच में स्थानांतरित किया जाता है। यद्यपि यह भौतिक मुद्रा के समान होती है, डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की सीमाहीन हस्ताक्षरण के साथ साथ लेन देन की अनुमति देती है। डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी, साइबर कैश के नाम से जाना जाता है। इसे साइबर धोखाधड़ी से मुक्त होना नहीं है। तकनीकी में बढ़ते नवाचारों के कारण इसमें भी साइबर धोखाधड़ी की समस्या बनी रहती है। अब आता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1992 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह विकास बैंक प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किस पर्वतारोही ने 39 दिन के भीतर रूस और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएंगे हमारी भोपाल में रहने वाली ज्योति रात्रे। रात में गई थी, जल्दी से रूस पर चढ़ गई और जल्दी से जाके अफ्रीका पर चढ़ गई। इनको सब 40 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 39 दिन में ये काम कर लिया। और जो रूस है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? एल्ब्रुस। और जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इस पर इन्होंने चढ़ने में उपलब्धि हासिल की है। सबसे कम समय में इस चोटी को चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज बन गई है ये ज्योति रात्रि। भारतीय पर्वतारोही हैं, ये भोपाल से आती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जगराम जाट। ये श्रीलंका के मास्टर एथलेटिक्स मीट में भाग लेने वाले, विभिन्न स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक मिला था इनको। बलराम जाट श्रीलंका में मास्टर एथलेटिक्स में भाग लिया था इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं इरफान अहमद। यह भारतीय जूनियर टेनिस कोच टीम के कोच हैं। भारतीय जूनियर टेनिस के कोच हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इरफान खान के नेतृत्व में क्या सीखते हैं? टेनिस खेलते हैं, है ना। जूनियर टेनिस टीम के कोच हैं यह भारतीय। प्रियांशु रजावत, ये बैडमिंटन से संबंधित है। प्रियांशु रजावत कैसे संबंधित है? बैडमिंटन के हैं। पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो देखो, बलराम जाखड़ श्रीलंका गए थे, इन्होंने वहाँ पर श्रीलंका मास्टर एथलेटिक्स में भाग लिया था। इरफान, ये भारतीय जूनियर टेनिस के कोच हैं। और प्रियांशु रजावत ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ज्योति रात्रे भोपाल से आती हैं, सबसे कम ज़्यादा उम्र दराज की महिला बन गई हैं, जिन्होंने रूस की एल्ब्रुस और अफ्रीका के किलिमंजारो को फतह किया है। 2023 में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ग्रिपलिंग चैंपियनशिप में किस देश या किस राज्य ने सबसे अच्छे कांस्य पदक जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीते गए हैं किनके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। हरे कांस्य के पदक किसमें? गैपलिंग में। 16वीं राष्ट्रीय गैपलिंग रेस चैंपियनशिप में हरियाणा के द्वारा सबसे अधिक कांस्य पदक जीते गए हैं। और वो भी कितने हैं? 43 स्वर्ण है, 33 रजत है
और 49 कांस्य पदक हैं। मध्य प्रदेश को 40 स्वर्ण, 33 रजत और 44 कांस्य पदक मिले हैं, जबकि बिहार को 35 स्वर्ण, 10 रजत और 22 कांस्य मिले हैं। 1 जून से 4 जून 2023 के मध्य प्रदेश के देवास के तुकोजीराव इंडोर स्टेडियम में एमेच्योर गैपलिंग स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश का 16वां राष्ट्रीय गैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। कहाँ पर आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश के देवास में। देवास में भी कहाँ पर? जो तुकोजीराव इंडोर स्टेडियम है, एमेच्योर गैपलिंग स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा 16वां राष्ट्रीय गैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें हरियाणा पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरा और बिहार तीसरे स्थान पर था। सबसे ज़्यादा कांस्य हरियाणा के पास, स्वर्ण भी हरियाणा के पास है 43। प्रभाष जोशी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है, मलखम्ब के खेल में दिया जाता है 2013 से। हमें एहसास हो रहा है तेरा कि तुम मलखम्ब खेलने जा रहे हो समर कैंप के लिए, है ना। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013। प्रभाष जोशी पुरस्कार की स्थापना प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी की स्मृति में 2013 में की गई थी। यह असाधारण कवरेज और प्रचार के लिए पत्रकारों, मीडियम पेशेवरों को सम्मिलित करने और खेल की कहानियों को जनता के सामने लाने के लिए इसमें भूमिका को स्वीकार करने के लिए पेश किया जा रहा है। प्रभाष जोशी पुरस्कार में आमतौर पर 2 लाख रुपए की राशि मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। पत्रकारों, पेशेवरों को दिया जाता है, सॉरी, मलखम्ब के लिए नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश के किस भारतीय क्रिकेटर को विदेशी धरती पर शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जो कि विदेशी धरती पर पहली बार शतक लगाकर आए थे? तो ये हो जाएंगे हमारे मुश्ताक अली। गए ताक में ही बैठे थे कि भैया हमें टाइम दें, थोड़ा सा हमें चांस दें, हम शतक लगाएं। तो कौन है ये? मुश्ताक अली ताक में बैठे थे। सैयद मुश्ताक अली एक भारतीय क्रिकेटर हैं, दाहिने हाथ के हैं। कौन थे? सलामी बल्लेबाज हैं। 1936 में, 1936 में इन्होंने गोल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड में 112 रन बनाए थे इंग्लैंड में, और यह पहला विदेशी टेस्ट शतक बनाने का गौरव प्राप्त है। इनका जन्म 1914 में इंदौर में हुआ था। मुश्ताक अली कहाँ से आते हैं? इंदौर से आते हैं, जो कि ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। 18 जून 2005 को इनका निधन हो गया। मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का एक प्रतिष्ठित घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका महान भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर नाम रखा गया है। इसका जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है वह 2006 से 2007 के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई थी, 6-7 में। यह टूर्नामेंट भारत के विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के लिए, ये टीमों के बीच खेला जाता है। (1894) में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जो IOC है उसको क्यों गठित किया गया है? तो इसको वॉरेन पियरे डी कोटविज के द्वारा भारतीय आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित और व्यवस्थित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को गठित किया गया था 1894 में। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आधुनिक ओलंपिक खेलों को व्यवस्थित करना, पुनर्जीवित करना। और 1896 में
1896 में एथेंस में इनको फिर से आयोजित किया जाने लगा था। जो IOC है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। 105 सक्रिय देश हैं, 45 मानक सदस्य हैं और 1 मानक सदस्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस बाखर हैं। ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 का कार्यक्रम, कितने नए खेल जोड़े गए थे? तो ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 में 5 खेल जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 5 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? तो कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सॉफ्टबॉल और सफरिंग। तो 4S और की। तो 4S में क्या क्या आता है? पहले आती है सॉफ्टबॉल, सफरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और के से आता है कराटे। कोविड-19 महामारी के कारण खेलों को 2020 से 2021 के तहत इसको स्थापित किया गया था। कोविड महामारी के समय इन खेलों को 2020 से 21 में शामिल किया गया था। जापान के दौरान नवीन प्रौद्योगिकी और क्रिकेट रोबोट सहायकों का प्रदर्शन किया गया था। नवीन प्रौद्योगिकी और रोबोट का प्रदर्शन किया गया था। 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम और 42 प्रतियोगी स्थल, 33 खेल, 32 अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, 206 देशों में ने भाग लिया था। 339 पदक स्पर्धाएं थीं और 18 मिश्र और खुली स्पर्धाएं शामिल की गई थीं। फरवरी 2022 में आयोजित की शीतकालीन ओलंपिक में कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे हमारे कौन सी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था पहली बार? 2 फरवरी शीतकाल में ओलंपिक के दौरान 2022 में 2 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था और सऊदी अरब ने शीतकालीन खेलों में अपने पहली बार उपस्थिति दर्ज कराई थी। मतलब इसमें सऊदी अरब है, इसमें पहली बार शामिल हुआ था और 2 नए देश राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों में पहली बार भाग लिया था। तो पहले आ जाएगी बीजिंग 2022 में, बीजिंग 2022 में क्या क्या हुआ है? 91 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था। नई घटनाएं, महिलाओं को मोनोबॉब, फ्री स्टाइल स्कीइंग पुरुष और महिला, फ्रिस्की, बिग एयर, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग। मिश्र टीम के लिए रिले, स्की जंपिंग, मिश्र टीम NH फ्री स्टाइल स्कीइंग, मिश्र टीम एरियल और मिश्र टीम स्नोबोर्ड क्रॉस की गई थी इसमें शामिल। ओलंपिक एजेंडा 2020 से +5 की अनुशंसा 10 में उल्लिखित IOC की रणनीति ओलंपिक 365 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो इनका उद्देश्य था स्वास्थ्य, खेल एवं सामाजिक विकास क्षेत्र के बीच में सहयोग को बढ़ाना। ओलंपिक एजेंडा में 10 के अनुरूप जो सिफारिश 10 की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य के रूप में खेल, आंदोलन, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास क्षेत्र के बीच में सहयोग को तेजी करना, जो कि सामाजिक कल्याण में खेलों के एकीकरण को जोड़ देगा। ओलंपिक्स 365 है। इसका यह सुनिश्चित करता है कि यह
अधिक विविध पृष्ठभूमि वाले अधिक लोग सामुदायिक खेल कार्यक्रम में भाग लें और 365 दिन ओलंपिक के लिए लाभान्वित हों। सुरक्षित, सुलभ, टिकाऊ सामुदायिक खेल संगठन द्वारा प्रदान किया जाना मूल एवं आवश्यक सेवाओं की सामाजिक मान्यताओं में सुधार करना है। खेल आंदोलन स्वास्थ्य, सामाजिक विकास क्षेत्र और उद्देश्यपूर्ण व्यवसाय के बीच में प्रभावशाली सहयोग को बढ़ाना और सुधारना है। किस उपलब्धि के लिए हिमा दास को विशेष रूप से पहली भारतीय एथलीट के रूप में मान्यता दी गई है, जिसने ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? तो ये क्या हो जाएंगी? इनके द्वारा IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक का दावा करना। हिमा दास को कहा जाता है डिंग एक्सप्रेस। इन्होंने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में वैश्विक स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत में पहली ट्रैक और फील्ड एथलीट के रूप में इतिहास में नाम दर्ज कराया है। इन्होंने अर्जुन पुरस्कार भी मिला है इनको। असम की खेल राजदूत बनी हैं। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। यूनिसेफ में भारत के उद्घाटन युवा खेल राजदूत नियुक्त की गई हैं। 2018 में एशियाई खेल में 400 मीटर में 50.79 सेकंड का समय लेकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। अब आते हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा इंद्रजीत, पंजाबी नाम लग रहा ना, तो पंजाब से है। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा पंजाबी स्टेडियम है, पंजाब के मोहाली में है, मोहाली। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैचों का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। इसे आमतौर पर मोहाली स्टेडियम कहा जाता है। गीतांशु कालका द्वारा बनाया गया यह स्टेडियम है पंजाब टीम का घरेलू मैदान है। बाईमैक्स और देखो 2 गीगाहर्ट्ज से 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति की रेंज के साथ 50 किलोमीटर की दूरी के बीच काम करने वाला वायरलेस तकनीक क्या हो जाएगी? इसे कहा जाता है वायरलेस। 2 गीगाहर्ट्ज से 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, बाईमैक्स। यह माइक्रोवेव एक्सेस के लिए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरऑपरेबिलिटी 2 गीगाहर्ट्ज से 11 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की रेंज में है, 50 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। अब आता है वाईफाई। तो वाईफाई का उपयोग किसमें किया जाता है? इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक लेते हैं। वाईफाई में 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज तक, लेकिन इसकी आवृत्ति रेंज कवर नहीं करता, व्यापक नहीं करता कवर। फिर ब्लूटूथ आता है, ये भी 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज तक होता है, लेकिन ये 50 किलोमीटर से कम तक होता है ब्लूटूथ। और आता है जिगबी, 10 से 100 मीटर की रेंज के साथ पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन के में काम करता है और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं है। जो जिगबी है वह 10 से 100 मीटर की रेंज के साथ पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करती है और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो बाईमैक्स सबसे ज़्यादा होती है, 50 किलोमीटर तक की देती है बाईमैक्स। वाईफाई बहुत कम देती है, लेकिन इसकी आवृत्ति होती है 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज तक। ब्लूटूथ भी इतनी होता है, इसकी भी कम रेंज होती है। और जो जिगबी है वह पेन पर पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। पेन का मतलब क्या है? जो कि संचार के लिए इसकी विशिष्ट सीमा क्या होती है? तो पेन हो जाएगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये देता है हमें सिर्फ 10 से 100 मीटर तक की सीमा में काम करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आता है रोबोट का कौन सा घटक ऊर्जा को गति में परिवर्तित करता है? ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने वाले कौन से हो जाएंगे उपकरण? तो इन्हें कहा जाता है एक्चुएटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुएटर्स कहा जाता है, जो
ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं। एक्चुएटर कंप्यूटर के भीतर वाले घटक होते हैं जो कि ऊर्जा को गति में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रोबोट की मांसपेशियों के रूप में ये काम करते हैं, ये मांसपेशियों के जैसे काम करते हैं। रोबोट में सेंसर का विशिष्ट कार्य क्या होता है? जो सेंसर होते हैं उनका विशिष्ट कार्य होता है कार्य से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना। सेंसर कार्य क्या होता है? जो वास्तविक समय की जानकारी देता है। रोबोट स्पर्श सेंसर से लैस होते हैं। यह मानव की उंगलियों के स्पर्श से रिसेप्टर्स की यांत्रिक गतियों का अनुसरण करते हैं जैसे मानव, ऐसे ही इनका प्रयोग करते हैं। विद्युत आपूर्ति कैसे होती है इनको? रोबोट को कार्य शक्ति बैटरी, हाइड्रोलिक, सौर ऊर्जा, वायवीय ऊर्जा स्रोत के द्वारा प्रदान की जाती है विद्युत आपूर्ति। एक्चुएटर्स मांसपेशियों के जैसे होते हैं जो कि ऊर्जा को गति में परिवर्तित करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं? इसमें जो मोटर्स होती हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटक हैं जो कि ऊर्जा को इनके समकक्ष यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रोबोट में मोटरों का उपयोग धुनी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। घूर्णी गति जो होती है उसको प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत में किस शैक्षणिक संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI में अपना पहला या पूर्ण रूप से विकसित बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगी हमारी IIT हैदराबाद के द्वारा AI के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech को प्रारंभ किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यह मशीन लर्निंग में MTech कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। हैदराबाद MTech भी कराएगा। तीस मई 2020 को भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को AI कौशल से प्रशिक्षित करना। तो युवाओं के लिए जिम्मेदार AI भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे बच्चों को AI के कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर यूथ लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। कब? 30 मई को 30 मई को इसको शुरुआत की गई है, 30 मई 2020 को। यह कार्यक्रम पूरे भारत में सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंच उनके समावेशी तरीकों से कुशल है, उनको कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। साइबर अपराध के संदर्भ में साइबर ग्रूमिंग का क्या होता है? तो साइबर ग्रूमिंग क्या हो जाती है? तो यह ऑनलाइन संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी युवक व्यक्ति से ऑनलाइन दोस्ती करने की प्रक्रिया होती है। कौन? साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग से आशय जब कोई अफसर एक वयस्क अक्सर क्या होता है, एक वयस्क व्यक्ति किसी बच्चे से ऑनलाइन दोस्ती करता है और भविष्य में यौन शोषण और यौन तस्करी के लिए जिम्मेदार भावनात्मक संबंध बनाता है। साइबर ग्रूमिंग के मुख्य लक्ष्य क्या होता है? बच्चों से विश्वास हासिल करना, बच्चों से अंतरंग एवं व्यक्तिगत डाटा प्राप्त करना, अक्सर यौन प्रकृति का जैसे यौन बातचीत, चित्र, वीडियो, ताकि आगे अनुसूचित सामग्री के लिए धमकी या फिर ब्लैकमेल किया जा सके। अपराधी अक्सर किसी बच्चे या किशोर की नकली पहचान लेकर बच्चों के अनुकूल वेबसाइट पर पीड़िता से संपर्क करता है। बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं। इस तथ्य के अनजान हो जाते हैं कि साइबर ग्रूमिंग का उद्देश्य से उनके संपर्क किया जा रहा है। अपराधी अक्सर उम्र, शौक, स्कूल, जो परिवार के बारे में अस्पष्ट सामान्य सवालों से बातचीत शुरू करते हैं। बच्चों को उपहारों की पेशकश, मार्गदर्शन, बच्चों को उपहार देने कर भी आकर्षित किया जा सकता है। विश्वास हासिल करने के बाद भी अक्सर बच्चों के नग्न तस्वीरें या वीडियो साझा करने लगते हैं। यौन अपमानजनक बातचीत में शामिल होता है। दुर्व्यवहार के उद्देश्य से बच्चों में से एकांत स्थान पर मिलते भी हैं। हालांकि जब बच्चे या अन्य युवक वेबसाइट या मंच पर संपर्क विवरण या खुद की अतरंग तस्वीरों के बदले पैसे जैसे आकर्षण प्रस्ताव कर साथ ही भाग लेते हैं। कौन सा शब्द है जो कि ट्रोजन हॉर्स या फिर स्पाईवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति बिना गुप्त जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका या विवरण करता है?
तो ट्रोजन हॉर्स स्पाईवेयर जैसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अनुमति बिना गुप्त जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है साइबर जासूसी। साइबर जासूसी कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स स्पाईवेयर जैसी तकनीक का प्रयोग करके बिना अनुमति गुप्त जानकारी प्राप्त करने के कार्य होते हैं। साइबर ग्रूमिंग, इंटरनेट पर नए लोगों को फंसाना शामिल होता है। साइबर युद्ध क्या होता है? इसमें यह कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को लक्षित करके आक्रामक युद्ध अभ्यास को संदर्भित करता है। साइबर स्टॉकिंग, इसमें गलत या संदर्भित बैकमेल के लिए ऑनलाइन बातचीत के दौरान व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना शामिल होता है। किस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निपटान, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव और आवश्यक सेवाओं के मिश्रण की पेशकश करना होता है? एकल खिड़की है। तो जो हमारी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी लोकवाणी परियोजना। उत्तर प्रदेश की कौन सी? लोकवाणी परियोजना। उत्तर प्रदेश में शिकायतों के निपटान करने के लिए, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव के लिए और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एकल खिड़की है। ये आत्मनिर्भर ई गवर्नेंस समाधान प्रदान करता है। इसकी पहल जो हमारे देखो लोकवाणी हो जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश की, भूमि प्रोजेक्ट है वह कर्नाटक का है, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड रखता है ज्ञानदूत मध्य प्रदेश में चल रहा है, और यह इंट्रानेट आधारित एक साइबर सरकार से नागरिकों के लिए सेवा वितरण पहल है। फिर आता है प्रोजेक्ट फ्रेंड। जो प्रोजेक्ट फ्रेंड या फिर परियोजना, यह प्रोजेक्ट मित्र है। यह केरल में संचालित किया जा रहा है प्रोजेक्ट मित्र, जो कि एकल खिड़की सुविधा के माध्यम से सेवाओं के संवितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई थी 2006 में। कब की गई है? 2006 में की गई है ई गवर्नेंस सेवा। 9 जून 2000 को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था। 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई। 2009 में यह सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई थी 16 जुलाई 2009 को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही अवरोही क्रम जमाना है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है हमारी इंदौर में, उसके बाद झाबुआ में और फिर भोपाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में कौन से आ जाएंगे? पहले आता है इंदौर, यहाँ पे 32% की वृद्धि हुई थी जनसंख्या की। फिर झाबुआ में 30% की, भोपाल में 28% की। फिर इसके बाद आता है सिंगरौली और उसके बाद आता है बड़वानी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी अनूपपुर में, उसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है ना। सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा हो जाएगा? भोपाल है। सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? भोपाल है। सर्वाधिक साक्षर जिला इंदौर है? नहीं, जबलपुर है। अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उज्जैन में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जबकि इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। देखो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। पहला तो सही हो जाएगा, लेकिन साक्षर में जबलपुर आता है जिसकी है 81% साक्षरता है। उसके बाद है इंदौर, फिर भोपाल। अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में पाई जाती है, उसके बाद उज्जैन आता है और उसके बाद सागर आता है। और जनसंख्या प्रतिशत के मामले में अनुसूचित जाति की, तो जाति का प्रतिशत उज्जैन में जाता है, फिर उसके बाद दतिया और फिर टीकमगढ़ आता है। निम्नलिखित में से किस जिले में लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है? तो बालाघाट में तो पाया जाएगा ज़्यादा है, 1028 है, तो बालाघाट नहीं आंसर होगा। फिर आता है हमारा डिंडोरी में भी 1000 से ज़्यादा है, डिंडोरी में 1002 है, और जो अलीराजपुर है यहाँ पर 1011 है, जबकि जो इंदौर है इसका 1000 से कम है। कितना है? 928 है, 928 है इंदौर का। बालाघाट ज़िले का हो जाएगा लिंग अनुपात 1021,
अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008 और डिंडोरी का 1002। कमलिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात है भिंड का, उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। मध्य प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में वित्त निगम बना है 1955 में। इसकी स्थापना का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। यह राज्य के प्रमुख संस्थान है जो कि छोटे मध्यम आकार के व्यवसाय को वित्त सहायता एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका जो अधिनियम है 1955 में राज्य वित्त निगम अधिनियम आया था, 1951 में स्थापित किया गया था। निदेशक मंडल में नियंत्रण काम करता है जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। राज्य सरकार, यह भारतीय घरेलू उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, बीमा कंपनी और सहकारी बैंक और अन्य शेयरधारक भी इसके अंतर्गत आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बोरेगांव कहाँ पे है? तो बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, किरना बालाघाट में है, बगासपुर हमारे नरसिंहपुर में हो जाएगा और मेघनगर झाबुआ में स्थित है। तो जो हमारा बोरेगांव है ये छिंदवाड़ा में स्थित है और यह रेमंड कपड़े हैं ना, उनके लिए कारखाना है यहाँ पर। किरना बालाघाट जिले में स्थित है, बगासपुर नरसिंहपुर में, मेघनगर झाबुआ में स्थित है। नीमच में सरकारी ओपीएम एल्कोलॉइड वर्क्स की स्थापना कब की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया 1933 में। क्या है सरकारी ओपीएम एल्कोलॉइड वर्क्स? 1933 में स्थापना की गई थी। यह 1 अप्रैल 1935 में इसने प्रारंभ कर दिया गया था। एल्कोलॉइड संयंत्र में कच्ची अफीम से एल्कोलॉइड निकालने की प्रक्रिया को 1976 में शुरू किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। किसके? राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और नीमच शहर में 57,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आती है शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो शासन, ये हो जाएगा हमारे सिंगरौली में। शासन सिंगरौली। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली में स्थित है मध्य प्रदेश के। यहाँ पर 3,960 मेगावाट की 6 यूनिट लगाई गई हैं। 660 मेगावाट की कोयला आधारित है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने फरवरी 2006 में सिंगरौली में यूएमपीपी के विकास स्वामित्व रखरखाव के लिए शासन पावर लिमिटेड की स्थापना की थी। तो सिंगरौली में यूएमपीपी के विकास स्वामित्व रखरखाव के लिए इसकी स्थापना की गई है शासन की। अगस्त 2007 में रिलायंस पावर, तब रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसके द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया है। किसका हो गया है? रिलायंस पावर का हो गया है। प्रतिभा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो प्रतिभा योजना है यह जेईई, एनईईटी, सीएलएटी आदि से चयनित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। प्रतिभा किरण है वह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 14 सितंबर 2017 को स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा 17 सितंबर 2017 को स्टार्ट की गई थी। प्रतिभा दिखाओ एक साथ जूझकर एक साथ अपनी प्रतिभा दिखाओ। तो एक साथ मतलब एक साथ जूझकर 17 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई थी। यह क्या करती है? जेईई, एनईईटी, सीएलएटी में चयनित जो बच्चे हैं छात्र उनको छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं। इसके लिए विद्यार्थी को अपना आवेदन निर्धारित सहायक दस्तावेज के साथ विभागीय एमपीटी ये जो बच्चा होगा ना वह किसमें? MPTASS पोर्टल का प्रयोग करके विभागीय जिलाधिकारी को ऑनलाइन जमा करता है, तब उसको यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है। मध्य प्रदेश में निरामा योजना कब शुरू की गई थी? कोविड के टाइम पे, है ना। कोविड में भी कब? 23 सितंबर 2018 को। ठाठ में चल रही है तो एकदम आराम से होगे तो ठाठ ही करोगे। 23 सितंबर 2008 में मध्य प्रदेश में निरामा योजना शुरू की गई थी।
इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें अन्य सुविधाएं भी शामिल हो जाएंगी, जैसे जो राज्य है वहाँ पर 2.54 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इसमें नामांकित अस्पतालों में आयुष्मान मित्र की नियुक्ति की जाएगी। अस्पतालों में आयुष्मान भारत कियोस्क की स्थापना की जाएगी और पीएम जन आरोग्य योजना समग्र एवं संबल योजना के लाभान्वित को भी लाभ होगा। इसमें मध्य प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है हमारे 8 सितंबर 2014 को। 8 दिसंबर 2014 को सलाह लेनी है। तो अब जिससे हम सलाह लेंगे बेचारे वो क्या करेगा? अच्छे ठाठ से बैठा होगा और अच्छी सलाह देगा। 8 सितंबर और हमें इसको माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो हम क्या बोलेंगे? चलो भैया नहीं चलिए, हम तो आपकी सलाह। 2014 में इसको शुरू किया गया है। तो भारतीय जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1957 में जो संविधान में अनुच्छेद हुआ था उसके अनुच्छेद 244 की धारा 1 के तहत। इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, नियंत्रण और हितों की सुरक्षा करना। इसका पुनर्गठन किया गया है 8 सितंबर 2014 को। लेकिन गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था 1957 को किया गया था। इसकी बात 8 मतलब पुनर्गठन किया गया है 2014 को, गठन किया गया था 1957 को। नर्मदा नदी के बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो जो नर्मदा नदी है उसके बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हो जाएंगी हमारी दूधी। बाएं से मिलती है दूधी, तो बाएं तट से मिलती है उसकी बुरहानीर नदी, बंजार नदी, शेर नदी, शक्कर, दूधी, तवा, गंजार, तवा, छोटी तवा, कावेरी नदी, कुंडी नदी और करजन नदी। ये सब क्या होती हैं? बाएं तट से मिल जाती हैं। फिर दाएं तट से कौन कौन सी मिलेंगी? इसमें हिरण मिलती है, उरी मिलती है, ओरसांग मिलती है, तंदोनी मिलती है, कोलार मिलती है, मैन मिलती है, हथनी। ये सब क्या हो जाएंगी? हमारे दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ हो जाएंगी। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नर्मदा का नियंत्रण करना है तो इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1980 को। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण NWDT के अंतिम उद्देश्य निर्णय स्थापित करना है। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1980 को की गई थी। अध्यक्ष सचिव हैं इसके भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय होते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? विजयनगर, इंदौर में है इसका नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का। और ये NWDT के निर्देश एवं निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए मशीनी रूप से काम करता है। कब स्थापना की गई थी? 20 दिसंबर 1980। नियंत्रण करना है। 80 वाले लोग ही सोचते हैं जब रिटायरमेंट की बात सोचते हैं कि अच्छा नर्मदा का नियंत्रण कर सकते हैं, तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो जो हमारा अलीराजपुर है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, यह महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन जो अशोकनगर है महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता। महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले हो जाएंगे अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पालडोरना, शिवनी, बालाघाट। सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ लगभग 14 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से? तो हमारा मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली। और राजस्थान के साथ 10 राज्यों की सीमा तय होती है, 10 जिलों की सीमा तय होती है, जिसमें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगल मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, सौसीर, श्योपुर और मुरैना। महाराष्ट्र के साथ अभी 10 पड़ी हमने, पहले 9 थी, अब एक पांडुना जुड़ गया है इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट और पालडोना आता है। छत्तीसगढ़ के साथ 7 राज्यों की सीमा तय होती है, जिसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर,
डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आता है। गुजरात में न्यूनतम 2 जिले होते हैं, जो कि होते हैं झाबुआ और अलीराजपुर। नर्मदा नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा था? तो जो नर्मदा नदी है इस पर निर्मित पहला बांध हो जाएगा हमारा बरगी बांध। कौन सा है? बरगी बांध हो जाएगा। अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जबलपुर में है। इसका निर्माण 1974 में किया गया है। 1974 में प्रारंभ हुआ था। 1990 के समय ये प्रारंभ हो गई थी, मतलब चलना स्टार्ट हो गई थी। 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है इस बांध पर, एक बरगी डाइवर्जन परियोजना और दूसरी आती है रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। इस परियोजना में 90 मेगावाट पनबिजली और 1.57 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। नर्मदा नदी पर 30 बड़े बांध बनाए गए हैं और ये बरगी सबसे पहले बांध बनकर तैयार हुआ था। शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना का प्रारंभ की गई थी? तो शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना 29 नवंबर 2012 को 12 शिप्रा को लिंक करना है नर्मदा से, तो 12 नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना 29 नवंबर 2012। उद्देश्य क्या है? तो उज्जैन को सिंहस्थ में पेयजल उपलब्ध कराना, मालवा क्षेत्र में सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, मालवा क्षेत्र के उद्योगों की जल की आवश्यकता को पूर्ति करना। रतनगढ़ देवी मंदिर किस तट पर स्थित है? तो रतनगढ़ देवी मंदिर हमारे शायद वो दतिया वाला है क्या? दतिया वाला है और ये स्थित है सिंध नदी पर। रतनगढ़ माता का मंदिर किस नदी के तट पर है? सिंध पर स्थित है। ये विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। मध्य प्रदेश के मध्य में रतनगढ़ धाम में सर्पदंश में चमत्कारी रूप से मुक्त वाली माता है रतनगढ़ माता। सर्पदंश से मुक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अखरानी और माथवार पहाड़ियों के बीच से गहरी खाई बनाती है? तो ये हो जाएगी हमारी नर्मदा नदी, जो कि अखरानी और माथवार पहाड़ियों के बीच में गहरी खाई बनाती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी अखरानी माथवार पहाड़ियों के बीच से गहरी खाई बनाती है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा नहीं, गुजरात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती है और इसके प्रवाह के साथ साथ नर्मदा नदी में एक सुंदर चट्टानी इलाके को गढ़ा गया है, जो कि अखरानी माथवा पहाड़ियों के बीच क्षेत्र हो जाएगा। लाखों वर्ष से नदी का अपरदन कार्यवाही के परिणाम स्वरूप यह गहरी खाई का निर्माण करके गहरी घाटियों का निर्माण कर रही है। अब आती है चंबल नदी। ये तो बहुत गहरी गहरी घाटियाँ बनाती हैं। यहाँ पर लुप्तप्राय घड़ियाल, मगरमच्छ, दुर्लभ गंगा डॉल्फिन आदि सहित कई प्रकार के वन्य जीवों का आवास प्रदान करती है चंबल नदी। फिर आती है हमारी रॉक फॉस्फेट। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाया जाता है। टंगस्टन हमारे नर्मदापुरम में पाया जाता है, आगर गांव में। संगमरमर हमारे जबलपुर और कटनी में पाया जाता है। रंगीन संगमरमर बैतूल, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में, बैतूल, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में पाया जाता है रंगीन संगमरमर। बाघ गणना 2018 से 2022 तक मध्य प्रदेश में कितने बाघ बढ़े थे? तो बाघों की संख्या बढ़ी है हमारी 259 हो गई है ना, बढ़कर कितने बढ़ गए थे? 259 बढ़ गए थे 2000 में। कितनी है कुल 2012 में 22 में? 785। कितने हैं? 785। और 2018 में कितने थे? 526 थे। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो कोपेन के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में CFB प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, जबकि CSA प्रकार की पाई जाती है। और ये कौन सी हो जाएगी? गर्म ग्रीष्म भूमध्य सागरीय जलवायु है। और यह ग्वालियर है, जबलपुर है, सिंगरौली, सागर, कटनी, रीवा में पाई जाती है CSA प्रकार की। फिर आती है AW प्रकार की। यह उष्णकटिबंधीय
सवाना जलवायु है। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है। यह इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम, खंडवा और उज्जैन में पाई जाती हैं। फिर आती है हमारी BSH, यह गर्म अर्धशुष्क जलवायु हो जाएगी। गर्म और शुष्क जलवायु हो जाएगी BSH। यह बुरहानपुर, भिंड, खरगोन, श्योपुर और मुरैना में पाई जाती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्तों को पद से कैसे हटाया जाता है? तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जाएगा हमारे सिर्फ कदाचार और अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। तो भारतीय संविधान में जो चुनाव आयुक्त हैं उनको साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही उनको पद से हटाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे हमारे HK कृपलानी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। इसके HK कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष होंगे और पहले अध्यक्ष रॉस वारकर थे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि हमारे सिविल सेवा से जुड़े हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन मैथ्यू। वर्ष 1952 में किस निकाय की स्थापना की गई थी? यह नीति का आयोग के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। तो यह है हमारा विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। यह NDC के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होते हैं। नीति आयोग 2015 में बना था और NDC विकास जो रणनीति होती है इसमें उसको मार्गदर्शन और पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार NHRC की संरचना क्या है? तो NHRC की संरचना हो जाएगी हमारी एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। 5 सदस्य जो होते हैं यह एक सदस्य उच्च न्यायालय के में कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। एक सदस्य उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। और जो 3 अन्य होंगे वह मानव अधिकार विशेषज्ञ, कम से कम महिला होनी चाहिए, एक महिला होनी चाहिए। इसमें धारा 3 की 3 में जो 7 पदेन सदस्य होते हैं इसमें धारा 12 के खंड B से J तक निर्दिष्ट कार्यों में निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य माने जाते हैं। 7 पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय का अध्यक्ष भी होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के अध्यक्ष या राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति प्राथमिक मापदंड क्या होता है? तो उसको होना चाहिए कम से कम राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यपाल जो राज्य मानव अधिकार होते हैं इन अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इसमें मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो गृह विभाग है उसके प्रभारी मंत्री होते हैं और मंत्री शामिल होते हैं। इस विपक्ष के नेता भी शामिल किए जाते हैं। आयोग को अपनी स्वायत्त स्थिति प्राप्त होती है। वह बात के साथ साथ जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति की विधि, कार्यकाल की निश्चितता, वैधानिक गारंटी
इनमें स्थिति तरीके में जांच एजेंसी सहित आयोग के प्रति कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी, नियुक्त किए जाएंगे और स्वयं आचरण करेंगे। और यह संविधान जो ये अधिनियम है इसकी धारा 33 में वर्णित है। महिला बाल एवं विकास मंत्रालय को एक अलग इकाई के रूप में कब विकसित किया गया था? तो 2006 में 30 जनवरी 2006 को एक अलग इकाई के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया था। 1988 में इससे मानव संसाधन विकास संस्थान या मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के लिए आयोजित परामर्श और सम्मेलन के अनुरूप बनाया गया था, लेकिन इसे मंत्रालय नहीं बना था। 1992 में क्या हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है, ना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। देखो, जो हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है 2006 में बना है। 88 में क्या बना है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना था। मानव का विकास संस्थान 8 से किया जाएगा, 8 से। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में किया गया था, उसका अधिनियम। और आयोग कब बना है? 1992 में बना है। अनुच्छेद 342 का संबंध किससे है? जो 342 है इसका संबंध है राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति की अनुसूचित जनजाति के दर्जा से। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के दर्जे से संबंधित है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों का वर्णन है। अनुसूचित जातियों का आरक्षण किस में दिया गया है? 330 में दिया गया है लोकसभा में जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। फिर आता है 332 में दिया गया है राज्य विधानमंडल है उनके लिए। 332 में दिया गया है राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। और जो हमारा 338 ए है इसमें हमारे राष्ट्रीय जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की गणना की गई है। जो आयोग है 338 ए में है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण है। 332 में राज्य के विधानमंडलों के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण है। और राज्यपाल की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति को दर्जा दिया जाएगा, वो कहा गया है 342 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा है जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या उसके उल्लंघन की जांच के लिए व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकती है? तो समन जारी करने की जो शक्ति है वह दी गई है धारा 13 में। किस में दी गई? धारा 13 में दी गई है। 13 जांच से संबंधित धारा। इसमें आयोग का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय के समान होगा। किसी व्यक्तियों को उपस्थित करने के लिए समन जारी कर सकती है। मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित जाँच जो शिकायत है उनकी जाँच करने के लिए एक कमेटी बना सकती है धारा 13 के तहत। फिर आती है मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों के नियम, नियुक्ति और त्यागपत्र सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं राज्यसभा के द्वारा। ये राज्य की हैं तो राज्यसभा के द्वारा की जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अधिनियम है 1995 के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों के नियम, नियुक्ति, इस्तीफे, निष्कासन, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एक राज्य सरकार अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यों को सौंपा गया है राज्य सरकार को, और ये पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपदा प्रबंधन 2005 में आया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया है। यह महाविपत्ति घटना, संकट, गंभीर घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्राकृतिक, मानवीकृत घटनाओं और कारणों की लापरवाही के परिणाम हो सकती है। बड़े स्तर पर जान की क्षति, मानव पीड़ा, पर्यावरण हानि, विनाश और जो प्रकृति है परिणाम प्रभावित करने वाले मानव के समुदाय को सहन क्षमता से परे होता है, उनको कहा जाता है आपदा प्रबंधन। मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है या किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बने हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, और ये हो जाएंगे हमारे राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये इंदौर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर इंदौर से आते हैं। इनको दिसंबर 2022 में के राष्ट्रीय सांख्यिकी संघ आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा और 3 साल तक रहेंगे। इंदौर में इनका जन्म हुआ था। यह गणितज्ञ, सांख्यविद और चुनाव वैज्ञानिक हैं।
दिनेश कुमार शुक्ला जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, यह हमारे जो राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से हैं ये। तो दिनेश कुमार शुक्ला कौन है? दिन में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये कौन चुने गए हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये जबलपुर से आते हैं। और राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये सांख्यिकी विद चुने गए हैं और ये इंदौर से आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्र में मध्य प्रदेश में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का शुरुआत की गई है 1976 में यांत्रिकी सेवा का गठन किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी 1976 में की गई है। यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आता है। इसका उद्देश्य क्या है? जिला मुख्यालय शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लागत के निर्माण कार्य करना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों द्वारा निष्पादित किए जा रहे सभी कार्यों तक तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण प्रदान करना है। 25 अप्रैल 2023 को भोपाल के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र का नाम बदल के किन प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम कर दिया लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर। 25 अप्रैल 2023 को भोपाल के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र का नाम बदलकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है और इनके लिए दिल्ली में विजय घाट का निर्माण भी किया गया है। हाल ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं हमारे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। जगदीश पूरा जग और राजेंद्र शुक्ला जी बनाए गए हैं हमारे उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। जगदीश देवड़ा जो हैं वह मंदसौर से आते हैं, मल्हार सीट से विधायक हैं, जबकि जो राजेंद्र शुक्ला हैं यह रीवा सीट से आते हैं। रासे राजेंद्र शुक्ल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है जैव विविधता को नष्ट होने का मुख्य कारण जीवों के प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है तो ये भी सही है। रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है जो कि IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है तो ये भी सही हो जाएगा। हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विविधता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता के नष्ट होने का प्रमुख कारण है उनके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है इसका दिवस और रेड डेटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है। फिर आता है हमारा चंद्रयान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो का कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रयोग किया गया था? जब चंद्रयान 2 गया था तो हमने इसमें GSLV मार्क MK3M1 का प्रयोग किया था। GSLV MK3M1 का प्रयोग किया था इस चंद्रयान 3 के लिए। यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक उपग्रह है। यह चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन है जो कि इसरो के पिछले मिशन की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उछाल का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रयान के अज्ञात दक्षिण ध्रुव का पता लगाने के लिए इसमें एक ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर को शामिल किया गया था। वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।